इस वीडियो में हम संधान कल्पना अध्याय के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे कि संधान कल्पना की विधि, संधान कल्पना के भेद, संधान कल्पना में प्रयोग होने वाले प्रक्षेप आदि की मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में सबसे पहला हेडिंग अनुक्त जल, गुण, प्रक्षेप आदि की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या आचार्य षडांगर के श्लोक के अनुसार की गई है। इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है, वैसे तो शास्त्र में जल आदि द्रव्य की मात्रा का उल्लेख मिलता है, लेकिन जहां इनकी मात्रा का उल्लेख ना हो वहां एक द्रोण जल में 1 तुला अर्थात 5 सेर गुड़, अर्ध तुला अर्थात 2.5 सेर शहद एवं प्रक्षेप दशम अंश अर्थात 500 ग्राम डालना चाहिए। तो अब हम इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार किसी भी प्रकार की औषधि के निर्माण के लिए शास्त्र में लिखित निर्माण विधि के अनुसार हर एक प्रकार के जल आदि द्रव्य की मात्रा का उल्लेख किया गया होता है। अगर किसी औषधि की निर्माण विधि के अंतर्गत शास्त्र के अंदर मात्रा आदि का उल्लेख नहीं किया गया होता, तो ऐसी स्थिति में बनने वाली औषधि के घटक द्रव्यों में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा निम्न अनुसार प्रयोग की जा सकती है, जिसमें जल की मात्रा अगर 1 द्रोण अर्थात 12 किलो 288 ग्राम प्रयोग हो रही हो तो उसमें 1 तुला अर्थात 5 सेर गुड़ की मात्रा होनी चाहिए। इसके साथ ही शहद की मात्रा अर्ध तुला अर्थात 2.5 सेर होनी चाहिए। इसके बाद अंत में प्रक्षेप की मात्रा दशम अंश अर्थात 500 ग्राम लेने को लिखा गया है। इस प्रकार आचार्य षडांगर के अनुसार जल, गुड़, प्रक्षेप आदि की मात्रा के बारे में व्याख्या की गई है। इसके बाद अगला हेडिंग संधान कल्पना के भेद का लिखा है, जिसके अनुसार संधान कल्पना के मुख्यतः 2 भेद बतलाए गए हैं, जिसमें पहले पॉइंट में मद, आसव, अरिष्ट, सुरा, कादंबरी आदि का जिक्र किया गया है और इसके दूसरे पॉइंट में शुक्त, कांजी, आरनाल, तुशोदक, सौवीर आदि का नाम लिखा है। इस प्रकार से यहाँ पर संधान कल्पना के 2 मुख्य भेद मद और शुक्त के नाम से लिखे गए हैं। संधान कल्पना के भेद के पहले भाग मद के अंतर्गत आने वाली कल्पनाओं के नाम आसव, अरिष्ट, सुरा और कादंबरी के नाम से लिखे गए हैं। इसके बाद संधान कल्पना के दूसरे भेद शुक्त के अंतर्गत आने वाली कल्पनाओं के नाम कांजी, आरनाल, तुशोदक, सौवीर्य के नाम से लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर संधान कल्पना के मुख्य 2 भेद मद और शुक्त बतलाए हैं, मगर आजकल औषधि निर्माण के लिए आसव और अरिष्ट का प्रयोग संधान कल्पना के रूप में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग आसव अरिष्ट परिभाषा का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या आचार्य षडांगर के लिखे गए श्लोक के अनुसार दी गई है। इस व्याख्या के अनुसार औषधि द्रव्यों का बिना पाक किए जल, स्वरस आदि द्रव्य में मिलाकर संधान करना को आसव कहते हैं, जबकि क्वाथ बनाकर की गई संधान कल्पना को अरिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखी गई आसव अरिष्ट की परिभाषा में आसव और अरिष्ट की निर्माण विधि में सिर्फ इतना सा अंतर है
कि आसव का निर्माण करते वक्त सबसे पहले बिना पकाए हुए जल या स्वरस आदि का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है, जबकि अरिष्ट की निर्माण विधि में अग्नि पर पकाए हुए क्वाथ का मुख्य घटक द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संधान कल्पना की इन दोनों कल्पनाओं आसव और अरिष्ट में यही अंतर है। बाकी की पूरी विधि इन दोनों कल्पनाओं में एक समान है। इसके बाद अगला हेडिंग आसव अरिष्ट की मात्रा का लिखा है, जिसमें आचार्य शार्ंगधर के अनुसार आसव अरिष्ट की मात्रा एक पल अर्थात 48 ग्राम बतलाई है, परंतु वर्तमान में 1 से 2.5 तोला अर्थात 12 से 30 ग्राम तक की मात्रा को प्रयोग करने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद सबसे अंत में संधान विधि का हेडिंग लिखा है, जिसके अनुसार यदि अरिष्ट बनाना हो तब औषधियों का यवकूट चूर्ण कर क्वाथ कर लें, और आसव बनाना हो तब स्वरस या हिम को संधान पात्र में डालकर मधुर अंश मिला दें। धातकी पुष्प या मधुक पुष्प एवं अन्य प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण डालकर मुख को कपड़े से बांधकर निर्वात स्थान पर शास्त्र में निर्दिष्ट समय तक रखें। परीक्षण उपरांत छानकर उपयोग में लाते हैं। तो इस संधान विधि की व्याख्या के अनुसार यदि अरिष्ट बनाना है तो सभी प्रकार की घटक द्रव्य औषधियों का मोटा चूर्ण करके क्वाथ तैयार किया जाता है, और अगर आसव बनाना है तो सबसे पहले सभी प्रकार के घटक द्रव्य औषधियों का स्वरस या हिम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अरिष्ट के अनुसार क्वाथ और आसव के अनुसार स्वरस या हिम बनाने के बाद संधान क्रिया वाले पात्र में क्वाथ या स्वरस या हिम को डालकर मधुर अंश मिला देते हैं। इसके बाद प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण किया जाता है। इन प्रक्षेप द्रव्यों के चूर्ण में धातकी पुष्प या मधुक पुष्प को मिक्स किया जाता है। इस प्रकार मिक्स किए गए मिश्रण को संधान क्रिया वाले पात्र में डाल दिया जाता है। इसके बाद पात्र का मुख कपड़े से बांध दिया जाता है। पात्र का मुख कपड़े से बांधने के बाद इस पात्र को एक समान तापमान वाले कमरे में शास्त्र में बताए गए निश्चित समय के अनुसार स्थिर रख देते हैं। इसके बाद संधान कल्पना का संधान सिद्धि परीक्षण माचिस की जलती हुई तीली के द्वारा किया जाता है। अगर संधान कल्पना इस संधान सिद्धि परीक्षा में सफल हो जाती है तो इस संधान कल्पना को छानकर शीशियों में भर लिया जाता है और रोग के अनुसार इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।